जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहन जी, ये तुम्हारी जेठानी कहाँ गई? पिछले 4 दिन से दूध ना ले रही। कभी किसी को दूध देना पड़ रहा है। करीब 18-20 साल से दूध दे रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा हुआ कि दरवाजे पर ताला लटका है। तुम्हें भी ना पता क्या कहाँ गई? 2 लीटर दूध है, ले लो। अमावस है, खीर बना लियो। अरे भैया, मुझे क्या पता। और हमारी बोलचाल ना है उनसे। चल 1 लीटर तो ले लूंगी। किसी पड़ोसी से नहीं पूछा। अजी ले लो पूरा दूध, कहाँ पूछता फिरूंगा। कल भी आधा आधा लीटर करके दिया था, और 10 रुपये कम दे दियो। बस आपको और उनको ही देता हूँ इस तरफ तो। सुबह सुबह कोई नहीं मिलता वहां, किससे पूछूं। नीलम ने पूरा दूध ले लिया, पर उसके मन में भी यही बात घूम रही थी कि जेठ जेठानी और बच्चे कहाँ गए, वो भी 4 दिनों से। रिम्पी और लवली के तो स्कूल भी चल रहे हैं, 12वीं कक्षा है। सोचते सोचते नीलम कमरे में आ गई। वहां माँ जी के पास बच्चों को बैठा देखकर बोली, चीकू, रिम्पी और लवली स्कूल नहीं आ रही क्या? हाँ मम्मी, कल मैम भी पूछ रही थी। शायद उन्हें किसी ने बता दिया कि वे मेरी कजिन है। उन्होंने तो कल का टेस्ट भी मिस कर दिया। माँ जी, क्या हो गया होगा? इस तरह तू क्यों सोच रही? जब लेना एक ना देने दो तो। चल नाश्ते की तैयारी कर ले। बच्चे भी स्कूल जाएंगे, और राजन को भी काम पर जाना है। अभी तो सुबह सुबह क्या फोन करूं? केशव की बहू से फोन करके पूछूंगी। नीलम सास की बातें सुनकर रसोई में जाकर काम में लग गई। पर उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि पूरा परिवार कहाँ चला गया। उसकी शादी को 20 साल हो गए, पर एक राखी को छोड़कर जेठानी को कभी मायके जाते भी नहीं देखा। बच्चों और पति के जाने के बाद नीलम फिर बोली, माँ जी, आप फोन करोगी या मैं पूछूं? एक बार राजी खुशी का पता लग जाए बस। फोन करने पर पता चला कि नीलम के जेठ राजेश 4 दिन पहले आई तेज बारिश में छत से गिर पड़े। सुबह 4 बजे के करीब छत पर यह देखने चढ़े कि कहीं नाली में कूड़ा तो नहीं अड़ गया। बस पैर ऐसा फिसला कि संतुलन बिगड़ गया, और वे मुंडेर से होते हुए सीधे आंगन में आकर गिरे। गिरते ही बेहोश हो गए। शायद अंदरूनी चोट थी, क्योंकि बाहर से तो एक खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। उसी समय पड़ोसी के सब्जी चीख पुकार सुनकर बाहर आए, और उनका बड़ा बेटा उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया गया, और शायद कल से वेंटिलेटर पर हैं। मैं कहना रही थी माँ जी, अजीब सा लग रहा है। बार बार रोने का मन करता है। ये तो अभी ऑफिस पहुंचे भी नहीं होंगे, फोन करके बता दूं। हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई। 4 दिन से मेरा बच्चा मौत के मुंह में है, और सुदेश ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। चल जल्दी उठ, मैं और तू ही चल पड़ते हैं। जैसा भी है, बेटा तो है। जी तो ऐसा खट्टा कर दिया दोनों ने कि देखने को भी मन नहीं करता। पर माँ का कलेजा है। गोल्डन अस्पताल वैसे तो अच्छा ही बताते हैं। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंची, और रिसेप्शन पर नाम बताकर कमरे इत्यादि की जानकारी लेकर जैसे ही लिफ्ट की तरफ मुड़ी, तो स्वीटी मिल गई। स्वीटी, पापा कैसे हैं? दादी और चाची पर नजर पड़ते ही स्वीटी की आंखों में पानी भर आया। पापा को होश ही नहीं आ रहा। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। आज तो मम्मी सुबह से रोए जा रही है। दादी, ना यूं जी छोटा नहीं करते। ठीक हो जाएगा तेरा पापा। डॉक्टर से बात करेंगे। इन्हें समझ ना आएगी तो दूसरे अस्पताल में ले चलेंगे। तू कहाँ जा रही है अब? मैं तो रिम्पी और लवली को लेकर घर जा रही हूँ। 4 दिन से तो यहीं थे, पर आज मम्मी कह रही कि इन दोनों को घर छोड़ाऊं। केशव बाबा जी के घर सो जाएगी, या रुक जा, हमारे साथ चल पड़ना। चल अपने पापा के पास ले चल। स्वीटी दादी और चाची को लेकर आईसीयू की तरफ चली गई। वहां फर्श पर एक पुरानी सी चादर पर बड़ी बहू सुदेश बदहाल सी बैठी थी। सास को देखकर खड़ी तो हुई और बोली, कहीं से पता लगा होगा। हाँ, बस पैर फिसला और बेहोश हो गए। इन डॉक्टरों का क्या कहूँ, कब देखकर गया डॉक्टर। नीलम राजन को फोन करके बुला, इनसे बात ना संभल रही।
तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे। 4 दिन से यहाँ हो। यूं कभी ना सोचा कि माँ को खबर कर दूं। 9 महीने पेट में रखा, कहीं पेट पर से तो तोड़कर ना लाई थी। बताओ, 3-3 जवान लड़कियों को यहाँ लिए पड़ी। ऐसे में तो किसी दुश्मन से भी मदद मांगो तो वो भी मना ना करेगा। नीलम ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, माँ जी, इनका फोन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर में फिर करूंगी। पर माँ का दिल नीलम की कोशिशों के बावजूद भी उनके मन की पीड़ा शब्दों के द्वारा प्रकट होने से नहीं रुक रही थी। 15 साल हो गए। राम लक्ष्मण जैसे भाइयों की जोड़ी को दुश्मन बना दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे कैसे करके मैंने अपने बच्चों को पाला। 4 दिन से पड़ा मेरा बच्चा। क्या ब्याह के बाद माँ का अधिकार खत्म हो गया? सारे फैसले यही करेगी। माँ जी, ये अस्पताल है, बाद में बात कर लेना। इनसे बात हो गई है, बस आधा घंटे में पहुंच रहे हैं। नीलम ने दोबारा सास को धैर्य बरतने के लिए कहा। राजन के पहुंचते ही माँ जी के दिल का दर्द आंखों से बह चला। आज बाहर से कठोर और कर्कश दिखने वाली माँ जी छोटे बेटे को देखकर भावुक हो गई। राजन बचा सकता है तो बचा ले अपने भाई को, पर मेरा मन क्यों बुरा सोच रहा है। बेटा, बूढ़े बूढ़े ख्याल आ रहे हैं। स्वीटी, रिम्पी और लवली को लेकर चाची के साथ घर जा। बातचीत करने पर राजन को ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी का भाई मिल गया, जो उसी अस्पताल में एक्सरे विभाग में कार्यरत था। राजन ने उससे बात की। कुल मिलाकर नतीजा सुन ही रहा। केवल इतना पता चला कि अगर परिवार वाले दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो वो ही जिम्मेदार होंगे। होने को कौन टाल सकता है। उसी रात 2 बजे के करीब अस्पताल वालों ने राजन को बुलाकर राजेश का पार्थिव शरीर सौंप दिया तो वह लड़खड़ा गया। माँ और भाभी को कैसे कहे, क्या कहे। वह तो अभी इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि 4 दिन से भाई बेहोश पड़ा है और अब एक नई स्थिति। आईसीयू से बाहर निकलते ही भाभी पर नजर पड़ते ही उसका धैर्य टूट गया। भाभी, मेरा भाई। पता नहीं सुदेश तक उसकी आवाज पहुंची या नहीं, पर जमीन पर लेटी जवानी में ही विधवा हुई माँ राजन की आवाज सुनते ही बिलक उठी। हाय राम, ये तूने क्या किया भगवान। सुदेश, लुट गई तू। हे प्रभु, तीनों लड़कियों पर तुझे दया न आई। मेरे राजेश। सुदेश ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। राजेश का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, किसने किया, मेहमानों की व्यवस्था कैसे हुई, बेटियां किस हालत में है, उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। बस आंखों के सामने अंधेरा था। आज राजेश को गए तीसरा दिन था। अभी अभी नीलम अपनी जेठानी को चाय का कप पकड़ाकर गई थी। सुदेश दीवार से कमर लगाए बैठी सोच रही थी। 20 साल पहले उसकी गोदी में स्वीटी थी जब देवर राजन का विवाह हुआ था। 3 साल बाद ही देवरानी नीलम के पैर भारी हो गए और वह भी दोबारा माँ बनने वाली थी। किस तरह वह लड़के के लिए पागल हो रही थी, यह पता लगते ही कि वह दोबारा माँ बनने जा रही है। उसने कहाँ कहाँ पूछना शुरू नहीं कर दिया था कि उसका होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। उधर नीलम बेफिक्री से रह रही थी। अक्टूबर में सुदेश की डिलीवरी थी और नवंबर में नीलम की। अक्सर सुदेश प्रार्थना करती, भगवान, मेरी गोद में बेटा देना, नीलम की बेटी, नहीं तो इसकी कद्र बढ़ जाएगी। जबकि सास ने कभी इस तरह की कभी कोई बात ही नहीं की। पर सुदेश को लगता कि बेटों वाली माँ का रुतबा ही अलग होता है। निश्चित समय पर सुदेश ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और 20 दिन बाद नीलम ने जुड़वा बेटों को। बस पहले से ही देवरानी से कटी कटी रहने वाली सुदेश उसी दिन से देवर देवरानी और उनके बेटों की जानी दुश्मन बन गई। हर बात पर कलह, हर बात पर झगड़ा, बिन हुई बात बता देना। सास ने कई बार समझाने की कोशिश की, सुदेश, इस स्वर्ग जैसे घर को नरक मत बना, पछताएगी। हम 5 बहनें हैं और उस जमाने में हमारी माँ ने कभी हमारे सामने लड़का लड़की का जिक्र तक नहीं किया। अब तो भला लड़कियां कहाँ की कहाँ पहुंच रही है। ये भी बेचारी अपराध बोध से भरी रहती है। पर माँ को सबसे ज्यादा दुख और हैरानी तब होती
जब राजेश भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता, बेवजह राजन के बेटों को दुत्कारता। उसी समय राजन की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वह काम करता था वह बहुत घाटे में चल रही थी, इसलिए 1 महीने के नोटिस पर कंपनी को बंद कर दिया गया। ऐसे में जब एक दिन राजेश और सुदेश ने कहा, हमने इन्हें पालने का ठेका नहीं ले रखा, चार चार खाने वाले सारा दिन बेटों के मुंह पर दूध का गिलास लगाए रहते, जब पालने की औकात नहीं थी तो पैदा क्यों किए? माँ जी, तुम भी इनके मुंह में ठूसने में लगी रहती हो। तुम तो चाहती हो कि मेरा वंश ही खत्म हो जाए, मरते भी नहीं ये। बस ये शब्द माँ जी के दिल पर जा लगे और वे उसी दिन राजन और नीलम के साथ पीछे की गली में बने एक कमरे के पुराने खाली अपने जमीन के टुकड़े में रहने चली आई। कुछ हफ्तों के बाद राजन को नई नौकरी मिल गई और जिंदगी पटरी पर आने लगी। कहते हैं कि वक्त बीत जाता है पर बात याद रह जाती है। आज सुदेश को वे सारी बातें याद आ रही थी। उसे ऐसी एक भी घटना याद नहीं आती थी कि जब नीलम और राजन की गलती हो। इस बात को उसका अंतर्मन बखूबी जानता था। माँ जी ने खुद को भी और राजन तथा नीलम को भी अच्छी तरह समझा दिया था कि जो अपना तिरस्कार करे उनसे खुद ही दूर हो जाना चाहिए। पहले तो कभी कभार माँ जी बच्चों के लिए खाने पीने का सामान भेज देती थी, पर जब एक दिन पुरानी पड़ोसन ने कहा, राजेश की मम्मी, क्यों भेजती हो तुम वहां कुछ भी? मोहल्ले में खड़ी होकर सुदेश बोलती है कि दूर जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ते, कुछ न कुछ मिलाकर खाने को भेजते हैं। बस तब से संबंध पूरी तरह से खत्म हो गए। सारी बातें सुदेश के दिमाग में घूम रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पिछले 2 सालों से तो मायके में भाई के साथ भी मनमुटाव चल रहा था। राजेश की मौत पर भाई भाभी बस औपचारिकतावश आए। 13वीं तक राजन और नीलम ने सारा बंदोबस्त इस तरह से किया कि देखने वालों को पता ही नहीं चला कि ये दोनों भी बरसों बाद इस घर में आए हैं। सारे मेहमानों के जाने के बाद, हर रोज की तरह नीलम राजन के जाने के बाद, माँ जी ने पोतियों की मदद से थोड़ी रसोई की व्यवस्था की। ब्रह्म भोज के बाद का बचा सामान डिब्बों में डाला। स्वीटी के साथ बैठकर बैंक में काम करने वाले अपने भतीजे के बेटे के साथ बात करके अकाउंट आदि की जानकारी ली तो पता चला कि अकाउंट में मात्र 5 लाख रुपए हैं। घर के ऊपर का मकान किराए पर दिया है। खैर, अपनी तरफ से वो जितना जानती थी बता दिया। अगले दिन सुबह चाय पीकर माँ जी बोली, सुदेश जा रही हूँ, देख कर चलना, जो होना था हो गया। इतना कहते ही उनका गला भर आया। इस घर की बड़ी बहू को कितने प्यार से लेकर आई थी, पर इसी बहू के रवैये ने। तभी सुदेश ने पीछे से माँ जी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, माँ जी, मैं बिल्कुल अकेली रह गई, यहीं रुक जाओ, मुझे सहारा रहेगा। माँ जी का मन किया कि बहू के पास ही रुक जाए, पर उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू करके कहा, आती रहूंगी, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि तेरे देवर देवरानी हीरा हैं, आगे तेरी मर्जी। दरवाजे के बाहर पैर रखने ही वाली थी कि नीलम और राजन आते दिखे। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ, ऑफिस नहीं, और तुम्हें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना? माँ जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि भैया के बाद जीवन को नए सिरे से नई जिम्मेदारी के साथ चलाना है। तो भाभी, रिंपी और लवली आकाश और अर्जुन के साथ उनके रिक्शे में जाया करेंगी, और स्वीटी को मैं ऑफिस जाते समय कॉलेज छोड़ दिया करूंगा। भाभी, तैयार हो जाना है 11 बजे तक। भैया के बॉस का फोन आया था, वे आपको कुछ न कुछ कार्य देने की बात कह रहे थे। वैसे जबरदस्ती नहीं है, आप मजबूरी मत समझना। आकाश और अर्जुन की तरह स्वीटी, रिंपी और लवली मेरी जिम्मेदारी हैं। हमेशा कैंची की तरह जबान चलाने वाली सुदेश आज चुप थी, क्योंकि जिन देवर देवरानी की 4 दिन की रोटियां उसे भारी हो गई थी, आज वे खुद उसकी बेटियों को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। माँ जी, यहीं आ जाओ, सब मिलकर रह लेंगे। नहीं भाभी, जैसा चल रहा है ठीक है, रहेंगे तो अलग अलग ही, पर हमेशा हमें अपने आसपास ही पाओगी। कुछ ही दिनों में सुदेश को पति के ऑफिस में
उसकी योग्यता के आधार पर एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। रसोई चलाने लायक तनख्वाह मिलने लगी। बच्चों में भी प्रेम सहयोग की भावना बढ़ी। जिन बच्चों के लिए एक दिन राजेश ने मरते भी नहीं शब्दों का प्रयोग किया था, आज उन्हीं बच्चों का मुंह बड़ी माँ कहते नहीं थकता। शिक्षा पूरी करने के बाद जिस दिन स्वीटी का विवाह हुआ, उस दिन सुदेश हर किसी से कहती फिर रही थी, भगवान मेरे जैसे देवर देवरानी सबको मिले, मैं तो किस्मत वाली हूँ। दूर बैठी माजी जानती थी कि राजन की हर जिम्मेदारी निभाने के पीछे मेरी नीलम की समझदारी है। उसे अपने माता पिता से ऐसे संस्कार मिले जो दोनों परिवारों की मान रखना जानती है। काश मेरा राजेश भी होता और अपने परिवार के बीच हंसता खेलता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।